देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर के दम पर बीजेपी ने देश के साथ साथ कई राज्यों की सत्ता भी हासिल की और वहां सरकार बनाई। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि दक्षिण राज्यों में मोदी का जादू कम ही चलता है, क्योंकि केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण के राज्यों में बीजेपी की जीत के आगे भाषा बाधा बन जाती है। कर्नाटक को छोड़ दें तो दक्षिण के किसी भी राज्य में बीजेपी अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकी। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी ने जनसेना पार्टी से हाथ मिलाया, जिसके अध्यक्ष साउथ सिनेमा के जाने माने एक्टर पवन कल्याण हैं, जिनसे कुछ ही दिनों पहले पीएम मोदी ने मुलाकात की थी। और इस मुलाकात के बाद पवन कल्याण इस कदर पीएम मोदी के फैन हो गए कि यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो हर मुश्किल हालात का डट कर सामना करते हैं। दरअसल इसी महीने 11 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर गए हुए थे, जहां उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य को 10,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी थी। तो वहीं इसी दौरान उन्होंने राज्य बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लिया और आंध्र प्रदेश के बीजेपी नेताओं के साथ सियासी हालात पर चर्चा की। पीएम मोदी का ये दौरा इस वजह से भी और चर्चा में रहा क्योंकि उन्होंने इस दौरान बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण से भी मुलाकात की थी, जिनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिनमें साउथ सिनेमा के स्टार पवन कल्याण और पीएम मोदी एक दूसरे के आगे नतमस्तक होकर अभिवादन कर रहे। पीएम मोदी से इस मुलाकात के बाद पवन कल्याण इस कदर अभिभूत हो गए कि इस मुलाकात के 3 दिन बाद यानी आज उन्होंने खुद ये तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट करते हुए पीएम मोदी की जी भरकर तारीफ की। एक के बाद एक किए गए कई ट्वीट्स में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष और साउथ सिनेमा के स्टार पवन कल्याण ने लिखा, इस कठोर पृथ्वी पर मनुष्य जितना ऊंचा उठेगा, इतिहास में उसकी छाया उतनी ही लंबी होगी। शेषेंद्र जी की ये कविताएं पीएम नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल को दर्शाती हैं। कठिन समय में सरकार संभालने के बाद क्षेत्रवाद, सांस्कृतिक संघर्ष, वे सब कुछ समझ गए, सभी का स्वागत किया और भारतीय होने की भावना से ओतप्रोत किया गया। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों से बचाने के लिए लगातार काम किया है। नरेंद्र मोदी जी एक प्रगतिशील नेता हैं जो हर कठिन परिस्थितियों का डट कर सामना करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पवन कल्याण की ये कोई पहली मुलाकात नहीं है। करीब 8 साल पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त भी पवन कल्याण ने उनसे मुलाकात की थी, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में पवन कल्याण ने चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और बीजेपी के गठबंधन का समर्थन किया था और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी चुनाव में नहीं उतरी थी। लेकिन खुद पवन कल्याण मोदी और चंद्रबाबू नायडू के साथ कुछ जनसभाओं को जरूर संबोधित किया था। हालांकि बाद में जनसेना और टीडीपी दोनों ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था और अब एक बार फिर जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण बीजेपी के करीब आ रहे। यही वजह है कि उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करने के साथ ही 8 साल पहले हुई उनसे मुलाकात का भी जिक्र किया और एक ट्वीट में लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं 8 साल बाद फिर मिला। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थिति और समस्याओं को समझाने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मोदी जी का हार्दिक आभार। इस बैठक के समन्वय के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को धन्यवाद। पवन कल्याण ने इस ट्वीट में पीएमओ को भी धन्यवाद कहा है, क्योंकि पीएम मोदी से मुलाकात के लिए उनके पास प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ से ही फोन आया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी की तारीफ में पवन कल्याण ने जो भी बातें कही, वो बातें उन्होंने तेलुगु भाषा के साथ साथ हिंदी में भी लिखी हैं, जो दक्षिण के उन नेताओं को मुंहतोड़ जवाब है जो हिंदी भाषा से नफरत करते हैं। और जब भी मोदी सरकार हिंदी को बढ़ावा देने की बात करती है तो वो क्षेत्रवाद की अपनी राजनीति चमकाने के लिए मोदी सरकार को ही कोसना शुरू कर देते हैं, जबकि मोदी सरकार का साफ कहना है कि अपनी क्षेत्रीय भाषा का भी पूरा सम्मान करेंगे, लेकिन हिंदी को संवाद के तौर पर पूरे भारत में इस्तेमाल करें, जैसे पूरी दुनिया में संवाद के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल आपको बता दें, पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पवन कल्याण ने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी के साथ उनकी बैठक भविष्य में आंध्र प्रदेश के लिए अच्छे दिन लाएगी। यानी इस बात के साफ संकेत हैं कि आंध्र प्रदेश में राज्य चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव,
पवन कल्याण मोदी के साथ खड़े रहेंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या पवन कल्याण आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की कमी पूरी कर पाएंगे, जो फिलहाल बीजेपी से अलग हो गई? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथियों, जब देश विकास करता है, विकास के कार्यों में गति आती है, तो कई बार राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ विकृत मानस वाले लोग, कुछ ताकतें अपना अफवाह तंत्र, रूमर्स, अफवाह तंत्र चलाने लगती है, लोगों को भड़काने लगती है। तेलंगाना में ऐसी ही अफवाहें आजकल सिंगारेणी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड SCCL और विभिन्न कोल माइंस को लेकर उड़ाई जा रही है। और मैंने सुना है हैदराबाद से उसको हवा दी जा रही है, उसमें नए नए रंग भरे जा रहे हैं। मैं आज जब आपके बीच आया हूं तो मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ तथ्य आपको बताना चाहता हूं। ये अफवाह फैलाने वालों को ये भी पता नहीं है कि ये झूठ उनका पकड़ा जाएगा। सबसे बड़ा झूठ समझिए, और यहां पत्रकार मित्र बैठे हैं, जरा बारीकाई से देख ले इसको। SCCL में 51% भागीदारी ये तेलंगाना की राज्य सरकार की है, जबकि भारत सरकार की हिस्सेदारी सिर्फ 49% है। SCCL के निजीकरण से जुड़ा कोई भी फैसला केंद्र सरकार अपने स्तर पर कर ही नहीं सकती है। 51% उनके पास है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, SCCL के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है और न ही केंद्र सरकार का कोई इरादा है। और इसलिए मैं अपने भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि किसी अफवाह पर जरा भी ध्यान न दे। ये झूठ के व्यापारियों को हैदराबाद में रहने दें। साथियों, हम सभी ने देश में कोल माइंस को लेकर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते देखे हैं। इन घोटालों में देश के साथ ही श्रमिकों, गरीबों और उन क्षेत्रों का नुकसान हुआ जहां ये माइंस थी। आज देश में कोयले की बढ़ती हुई जरूरत को देखते हुए कोल माइंस की पूरी पारदर्शिता के साथ नीलामी की जा रही है। जिस क्षेत्र से खनिज निकल रहा है उसका लाभ वहां रहने वाले लोगों को देने के लिए हमारी सरकार ने DMF यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी बनाया है। इस फंड के तहत भी हजारों करोड़ रुपए
राज्यों को रिलीज किए गए हैं।